हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज आप लोगों को एक खास इंसान से मिलवाना चाहते हैं जिनका नाम है अप्रतिम तिवारी और इनको मिला है SRCC जो आप सभी का सपना होगा। तो CUT 2023 में एग्जाम दिया और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद इनको मिला है SRCC और आप लोगों को बहुत सारी इस वीडियो में गाइडेंस मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि जब एक ऐसा मुकाम हासिल होता है तो उसके पीछे कितना संघर्ष और कितनी मेहनत होती है। तो मैं स्वागत करता हूं अप्रतिम का। तो कैसे हो अप्रतिम? थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड मैं बहुत ही अच्छा हूँ सर। ओके, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है कि SRCC ऑफ कोर्स गुड फील हो रहा होगा, तो जी अभी आप शब्दों में कुछ अगर बयां करना चाहें तो क्या बोलेंगे? सर, बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। एंड ऐसे इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हैं तो आपको आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। एंड आपको बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है, ना अकेडमिकली सीखने को तो मिलता ही मिलता है, साथ में लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका ओरिएंटेशन वगैरह हुआ, कुछ क्लासेस वगैरह लिया आपने SRCC में? जी, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक फैकल्टी हमारी बहुत ही अच्छी है। एंड आप जैसे अच्छे कॉलेजेस में लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी इतनी अच्छी होती है, वहाँ के एक एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये मुझे देखने को मिला SRCC जा करके। एंड हमारी जो फैकल्टी है उनमें से कुछ टीचर्स तो लाइक ऑक्सफोर्ड में भी काम कर क्या चुके हैं, बात है! ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज़ें मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि भाई मुझे एक अपने शहर को छोड़ करके अगर जाने का कोई कारण है तो वो ये है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले, मुझे एक ऐसे लोगों के बीच में एक सराउंडिंग मिले जो मुझे आगे ही मोटिवेट करती रहे आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारी बातें आप लोग आपसे करनी है मुझे। आप मुझे ये बताइए कि आपका फैमिली की तरफ से चलते हैं कि आपके फैमिली में कौन-कौन है और कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है? मेरी फैमिली में मेरे मॉम एंड डैड हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। तो वो यूएस में हैं, वो इंजीनियर हैं, यूएस में जॉब करते हैं टेक्सास में। एंड मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो अमेज़न में मैनेजर हैं। ओके। तो अभी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड आपने मुझे बताया, तो किस तरह से उन्होंने आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर आपकी हेल्प करी या फिर क्या आपने उनकी तरफ से सपोर्ट पाया? सर, बहुत ही अच्छा सपोर्ट था मेरी फैमिली की तरफ से। मेरी फैमिली में सर सब साइंस बैकग्राउंड से हैं। मेरे ब्रदर इंजीनियर हैं, मेरी मदर फिज़िक्स की लेक्चरर हैं, मेरे फादर डॉक्टर हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करने में लोग जनरली हिचकिचाते हैं, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा एंड मुझे इनकरेज करा कि इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। एंड उन्होंने मेरे में बिलीव दिखाया एंड आज मैं जहाँ हूँ, आई ओव इट टू देम एज वेल। ओके। तो वैसे एक साइड क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या फैक्टर्स थे जिसको सोच करके आपने कॉमर्स चूज़ करी? सर, मुझे इंटरेस्ट बेसिकली डेवलप हुआ जब हमें अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी थी क्लास 10th के बाद। तब मैंने रिसर्च करी थी कि कौन सी स्ट्रीम्स में हमें क्या पढ़ना होगा। तो जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है, ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है एंड इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ। एंड मैं सबको यही बोलूँगा, आप पीयर प्रेशर में आकर के कोई स्ट्रीम ना लें, आप वही स्ट्रीम चूज़ करें जिसमें आपको लगता है आप अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। तो आप लखनऊ से हैं, है ना? जी। तो आपने लखनऊ में जैसा बताया कि आपके फैमिली में सारे साइंस से हैं, तो वहाँ पे कॉमर्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर? होते हैं सर। अब अवेयरनेस फैल रही है, जैसे कि अलग-अलग तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, सीयूईटी हो रहा है, तो अवेयरनेस ज़रूर फैल रही है। हाँ, कम है नंबर में, बट आई होप आगे और बढ़े। ओके। तो आपका जो स्कूल था उसके बारे में थोड़ा बताइए कि स्कूल में कैसा एटमॉस्फेयर था? आपको कितना मतलब वहाँ पे कंसेप्चुअली समझाते थे? किस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब उन्होंने प्रेरित किया? सर, मैं लखनऊ के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जो कि इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में से भी एक है, ला मार्टिनियर कॉलेज में था। तो वो वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा। एंड एक वर्क कल्चर हमें वहाँ पे बताया जाता था कि कैसे हमें कंसिस्टेंटली काम करना है, कैसे हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। एंड बेस्ट पार्ट सर ये भी था कि हमें कैसे साथ में एकेडमिक्स में तो अच्छा होना ही होना है, हमें को करिकुलर एज अ ह्यूमन बीइंग भी अपने आप को डेवलप करना है। वेरी गुड। तो वहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम आपने दिया, CBSE बोर्ड से थे आप? आईसीएसई बोर्ड। ICSE बोर्ड। तो ICSE बोर्ड से थे तो उसका सिलेबस और CUT के सिलेबस के बीच में क्या डिफरेंसेस थे आपके हिसाब से? सर, डिफरेंसेस तो काफ़ी हद तक थे, बट अगर मैंने सोचा था कि एनसीईआरटी बुक को मैं एक बार थॉरली रीड कर लूँगा, जैसा कि मैंने सुना था आपके चैनल पर भी कि एनसीईआरटी बुक्स से मैंने देखा था डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे एग्ज़ाम में। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी बुक को पूरा रीड करा ज़ीरो टू एंड। एंड देन सेकेंडली सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन, स्पेशली जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो अकाउंटेंसी में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप अकाउंटेंसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जैसे सर मैंने निचोड़ सीरीज़ की हेल्प ली थी, मैंने आपकी और भी वीडियोस देखी थी,
तो मुझे इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल गई थी, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ एंड मुझे आइडिया भी लगा कि CUET का पैटर्न कैसा है एंड मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या अंतर है। तो बहुत ज़्यादा अंतर तो सर बेसिकली नहीं था, बट जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपके चैनल से कवर कर ली थी। ओके, तो अभी वैसे अगर बोर्ड की स्ट्रेटेजी आपने बनाई होगी जब 12th क्लास में थे आप, फिर आप जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको अब स्कूल में भी अपनी 12th क्लास भी पढ़नी है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर ये है कि इनका CUT एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आपने किस तरह से इस चीज़ को टैकल किया? मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँ तो CUET वर्सेस योर बोर्ड एग्ज़ाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि लोग CUET को ओवर प्रायोरिटाइज अभी मत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं देन आपका 70 to 80% सिलेबस स्पेशली डोमेन्स में तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो ही जाता है। एंड देन बात रही इंग्लिश एंड GT की, तो उसके लिए हमको 1 and 1.5 मंथ्स मिलते हैं। तो अगर हम उसमें अपना पूरा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मैंने ये देखा था कि जब मैंने बोर्ड्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट करा था उस टाइम पे मेरे को CUET के बारे में पता चला था। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही करी थी कि मैंने अपने बोर्ड्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट करी, उसमें अच्छे से एक्सेल करा। फिर उसके बाद जब मैं CUET का सिलेबस मैंने चेक करा तो उसमें देखा स्पेशली डोमेन में तो मेरा सिलेबस वही था। तो अब बात रही थी इंग्लिश की। इंग्लिश सर मैंने आपके चैनल से रुबाइका मैम से पढ़ाई करी थी और उसमें मेरे को कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ी थी और उन्होंने काफ़ी डीप पढ़ाया था, तो उससे अच्छा खासा कवरेज हो गया था इंग्लिश का। एंड बाकी सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी आपके चैनल से, स्पेशली जैसे मैंने बताया निचोड़ सीरीज़ से, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप पहले अपना बोर्ड्स का अच्छे से प्रिपेयर कर लें एंड जो उसमें टाइम बच रहा है उसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो 1 डेढ़ महीने में कवर हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली सीरियसली और डिलीजेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो। ओके, तो आपने जिस तरीके से मुझे जवाब दिया बहुत एकदम क्लियर, सब बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो सुन के तो ऐसा लगता है अरे वाह, इतना मतलब ऐसे बताते हुए स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। तो बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ही आराम से फूलों की चादर बिछी हुई थी आपके लिए CUET। तो आप मुझे बताइए कि क्या इतना आसान होता है? जैसे आप मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि डिसिप्लिन बहुत है आपके अंदर, है ना? डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम है एक्चुअल में आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं। तो आप कैसे समझाएंगे अगर आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं कि कैसे डिसिप्लिन रहें, कैसे कंसिस्टेंट रहें? क्योंकि कंसिस्टेंसी तो होती ही नहीं है बच्चों के अंदर ज़्यादातर, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर क्या होता है ना, ऑनलाइन के अंदर स्क्रीन के इस साइड पे टीचर है, ऑफलाइन में तो कान पकड़ के बोल देंगे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपने अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बना के रखा? आप कंसिस्टेंस कैसे रहे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जैसा कि हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड पॉइंट्स। तो हमें उनको देखना है, हमें उनके बारे में सोचना है क्योंकि वही हमें मोटिवेट करती हैं। मुझे तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों ने मोटिवेट करा क्योंकि मैं हमेशा से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता था। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है कि मैं एक अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी पहुंच सकूं। एंड सर सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छे लोगों को आइडलाइज़ करते हो, तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिल सके। तो सर जैसे मैं क्रिकेट से भी हूँ, तो वहाँ पे सर हमारे जो आइकन है विराट कोहली, क्या बात। तो सर वो कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। तो सर हर चीज़ हमें अब बस आंखें खोल के देखनी है कि आसपास हमें सीखने को क्या मिल रहा है। कंसिस्टेंसी सर कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि हम डेवलप कर सकें, वो ओवर टाइम ही डेवलप होती है, बट हमें करना पड़ता है वो। तो अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और आपसे बातों-बातों में तो और चीज़ें पता चल रही हैं कि आप क्रिकेट से भी हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, जो बच्चे सोचते हैं नहीं यार मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरा कोई और फ़ोकस नहीं होना चाहिए। कई स्टूडेंट या तो बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि कोई हॉबी फ़ॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या आपके मतलब पर्सपेक्टिव से क्या सही है कि किस तरह से हम अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं? सर डेफिनेटली पढ़ाई तो एक अटमोस्ट प्रायोरिटी होती ही होती है, बट जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में स्टेप करते हैं या जब आप कॉलेज आते हैं तब आपको पता चलता है कि एकेडमिक्स के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। एंड अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपको, जैसे आप SRCC जैसे कॉलेज में जब आप जाते हैं तब वहाँ पे हर कोई वो करके आ रहा होता है, एकेडमिक्स में 99% या 100 परसेंटाइलर्स आ रहे होते हैं।
तो दैट डजेंट मैटर, वहाँ पे सब वैसे ही है। आप वहाँ पे अलग कैसे बनोगे वो आपके रियल वर्ल्ड स्किल्स, आपने अपनी हॉबीज़ को कितने अच्छे से ब्रशअप करा है, आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कितने अच्छे से ब्रशअप करा है, उस पर मैटर करता है। तो सर आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों के बीच में। लाइक आप अगर दिन में 2 घंटे भी अपने को करिकुलर स्किल को ब्रशअप कर रहे हो देन दैट इज़ इनफ फॉर यू। क्योंकि जनरली आप जब ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो अगर आपके पास एक अच्छी को करिकुलर स्किल भी है तो आपको एक अलग लेवल पे सर देखा जाता है, एक अलग नज़र से देखा जाता है कि ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है ही, एकेडमिकली तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है ही, बट इसके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक एबिलिटी भी है। तो वो एक आपको अलग रिस्पेक्ट दिलाता है वहाँ पे। तो आप बेसिकली, मैं आपकी बात से जो समझ पाया वो ये है कि यू नीड टू बी अ कंप्लीट पैकेज, जी है ना? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो एसआरसीसी में हर बच्चा इतना करके आया जैसे आप करके आए हो, जी तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ऐसा जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं। मैं हमेशा जब भी बच्चों से बात होती है या फिर क्लासेस में भी बोलता हूँ कि जो हॉबीज़ होती हैं ना वो लुब्रिकेंट की तरह होती हैं, जो आपकी लाइफ को स्मूथ कर देती हैं। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल डालना पड़ता है ना, तो वैसे ही आप एक रफ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान पढ़ने में अच्छा हो या उसको मज़ा आए ज़रूरी नहीं है ना? जी हर कोई चाहता है कि यार बुक्स को छोड़ो यार खेलने चलते हैं, बुक्स को छोड़ो यार गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं। तो वो चीज़ें हैं, बट वही कि अगर आप अपने आप को वो रिवॉर्ड और है ना पनिशमेंट का सिस्टम दे देते हो, तो वहाँ पे ये होता है कि मैं इतना करूँगा क्योंकि मुझे इससे ये चीज़ मिलनी है, तब जाके मैं ये चीज़ भी करूँगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्मूथनेस फील होने लगती है कि हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना अचीव कर पाता हूँ, तभी मैं ये करता हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जैसा अभी आपने बोला कि अगर आप 2 घंटे अपनी हॉबीज़ को भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को बैलेंस करना जान जाएँगे। तो टाइम फैक्टर मतलब आपने थोड़ा-सा डिस्कस किया, तो थोड़ा आप बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि भैया कितने टाइम, है ना, कितनी देर पढ़ते थे एक दिन में? तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर ऐसे कभी घंटे गिन के तो नहीं पड़े, क्योंकि मेरे लिए सर हमेशा क्वालिटी मैटर करती थी कि आप कितना रिटेन कर रहे हो। क्योंकि सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम में सर जहाँ कितनी एप्लीकेशंस 18 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबसे उन 18 लाख बच्चों से अलग दिखना होगा। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग होती है। बट अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट उसमें मैटर वो करता है कि आप रिटेन कितना कर पा रहे हो अपने माइंड में, एंड आप कितना समझ पा रहे हो, कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। एंड सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया बट आपने क्वेश्चंस सॉल्व करके खुद को टेस्ट नहीं करा, तो आपने जो पढ़ा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको एंड रिजल्ट हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में बैठ करके, और वो भी एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो रादर दैन कि आप कितना पढ़ रहे हो। बिल्कुल, तो मतलब ये सब्जेक्टिव एक अप्रोच हो सकती है कि मैं जी अगर 4 घंटे पढ़ता हूँ तो शायद कोई 2 घंटे में भी उतना आउटपुट निकाल सकता है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जी ओके, वेरी गुड। तो अभी जैसे अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं पढ़ाई-लिखाई की, तो आपने सब्जेक्ट्स कितने दिए थे? सर मैंने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड जनरल टेस्ट। तो अब इतने सब्जेक्ट्स हैं, प्लस इसमें मैं कहूँगा कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश जो चीज़ है वो आपके डोमेन से हटके है। जी इंग्लिश में लिटरेचर जो आप पढ़ते हो वो नहीं आती, ग्रामर पोर्शन इतना ज़्यादा है जो शायद आपके 11th-12th में नहीं होता। तो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट से मुझे पता चला है। एंड आपको जनरल टेस्ट तो बिल्कुल ही नया है, रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग चीज़ पड़ जाती है, और करंट अफेयर्स तो बस, है ना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को फिर रट्टा लगाना पड़ता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? स्पेशली मैं बात करूँगा क्योंकि डोमेन के बारे में जानने से ज़्यादा बच्चा जानना चाहेगा कि लैंग्वेज और जीटी में कैसे किया। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज के लिए पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या थी? वैसे आपने मुझे बताया कि रुबेका मैम का सेशन देखे, ये वाला सेशन देखे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप थोड़ा नटशेल में बताएं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो सर इंग्लिश बेसिकली जैसा आपने कहा कि लिटरेचर नहीं आती है जो हमने पढ़ी है, ग्रामर आती है, और वो भी बहुत इन डेप्थ ग्रामर आती है जिसमें ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एट टाइम्स। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रूल्स ऑफ ग्रामर की, और एक्टिव पैसिव वॉइस एंड तरह तरह की चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं। तो उसके लिए जो आपको 1 डेढ़ महीना एनटीए ने दिया है आपके बोर्ड्स के बाद, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिया है कि आप इन चीज़ों को ब्रशअप कर सको। एंड आपको बहुत डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक आइडिया लगा सकते हो चीज़ों के बारे में, आप हर चीज़ को, हर टॉपिक को कवर करके उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको वो 1 डेढ़ महीना बहुत यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि सर जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैंने अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड कर रखा था कि मैं
रोज़ सुबह इतनी देर तक इंग्लिश पढ़ूंगा, इतनी देर मैं अपनी डोमेन्स को दूंगा और इतनी देर मैं जनरल टेस्ट को दूंगा। तो वो जो देर मैं इंग्लिश को, वो भी सिस्टमेटिकली कि आज मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा एंड फिर मैं देखूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस समय, क्या मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है देन वेल एंड गुड, आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, आई विल रीवॉच द सेशन, आई विल रीवॉच द लेक्चर्स, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अगेन एंड सी। तो आपको वो 1-1.5 महीना का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। और आपको अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी आवर्स को, आप ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे एक बार 7 आवर्स की स्ट्रेच में आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कर पाना आई थिंक बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, स्पेशली अभी जिस स्टेज पे हम हैं। तो आपको वो अपने वर्क आवर्स को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पार्ट्स में एंड ब्रेक्स ले लेके पढ़ना होगा। एंड वो छोटे पार्ट्स में आपको इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसमें आपको डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने ज़्यादा हो सकते हैं। हम्म, तो बाकी फिर जीटी, क्योंकि जीटी तो ऐसी चीज़ है जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो आपने देखा होगा, ग्रामर कभी ना कभी टेंस वेंस सुना होगा, लेकिन रीजनिंग में आता है, ब्लड रिलेशन आता है और पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है, तो वो चीज़ें बच्चे ने पढ़ी नहीं है, तो उसको लेकर के आपकी क्या अप्रोच थी? सर बहुत बच्चे तो ऐसे थे कि हम जनरल टेस्ट बस वहीं डायरेक्ट सीयूईटी के एग्ज़ाम में जाके पहली बार देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर क्योंकि आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है, आपको टाइम स्लॉट में गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी सर यही थी कि मैं जितने ज़्यादा लेक्चर्स देख करके जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स उठा सकता हूँ एंड उनको रिटेन। सर बेस्ट पार्ट आपके रिटेन करने का है, आपको हाथ चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। अगर आप लिख के याद करोगे तो बहुत आसान। मैंने हर एक चैप्टर वाइज एक रजिस्टर बनाया, क्वांट्स के सेक्शन को डिवाइड करा उस रजिस्टर में, जनरल नॉलेज के सेक्शन को मैंने डिवाइड करा एंड रीजनिंग के सेक्शन को डिवाइड करा। चैप्टर वाइज मैंने हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए कि कैसे हमारे टीचर्स ने अड्डा पे कैसे हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाए, हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स बताई हमको कि ये क्वेश्चन करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्वांट्स में, या फिर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में कैसे डायग्राम्स बनते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करते चलो। आप सेशन को एज अ सेशन देख रहे हो या आप उससे कुछ उठा रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो अपने अंदर, वो बहुत मैटर करता है। सर मैं लिख के पढ़ने की आदत थी मेरी, एंड लास्ट टाइम पे सीयूईटी के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं वो नोट्स को गो थ्रू करा, तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी वो शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने सीखी थी अड्डा के चैनल से। गुड। तो आपका अगर मैं बात करूँ 100% तो कितने सब्जेक्ट्स में आए? सर 800 आउट ऑफ 800 था मेरा स्कोर। तो ये चीज़ क्या कहते हैं, आसान नहीं रही होगी ऑब्वियसली, जैसा आप बता रहे हो कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, आपने इतनी मेहनत करी जीटी वगैरह के लिए जो आपने भी कभी नहीं पढ़ा। देखो, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि अप्रतिम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हर इंसान नॉर्मल है, सेम पेज से स्टार्ट करता है। तो आपने भी वहीं से स्टार्ट करा है जहाँ से बाकी लोग करेंगे अब। तो आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और सारी सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह को अच्छे से फॉलो किया। तो अब बात रही, ये दोनों चीज़ हमने कर ली, अब डोमेन्स में बात आती है कि कई स्टूडेंट होंगे जो डोमेन्स को बहुत हल्के में ले लेंगे, यार ये 12th में तो पढ़ा हुआ है, क्या करना है, देख, है ना, हो जाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि आपके हिसाब से डोमेन्स को जब हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और डोमेन्स को जब हम सीयूटी के लिए पढ़ते हैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, तो क्या डिफरेंस आ जाता है? सर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से भी बना सकते हो, एंड वो एमसीक्यूज़ जो सीयूईटी में आते हैं वो बहुत डायरेक्ट नहीं होते हैं, रादर देन आप जो बोर्ड्स में एमसीक्यूज़ तो सर बोर्ड्स में भी आते हैं बट वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, एंड जो सीयूईटी में होते हैं वो घूमे हुए होते हैं, ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एंड आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बोर्ड्स में, तो सर जैसे बिजनेस स्टडीज़ का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा। बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपको हेडिंग्स याद हैं तो आप फुल भी स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में, बट अगर आपको सीयूईटी में नहीं पता है कि उस हेडिंग के अंडर क्या लिखा है, उसमें कंटेंट क्या है, आपको एक लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं पता है, देन आई डोंट थिंक सीयूईटी विल बी वेरी इजी फॉर यू। गुड। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए आपका एक टिप ये हो गई कि हेडिंग्स तो पढ़ो ही पढ़ो, अंदर कंटेंट जो है उसको कीवर्ड्स जो है उनको अच्छे से समझ लो। जी ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा इकोनॉमिक्स भी कवर हो गया और बीएसटी भी हो गया। अब बात करते हैं अकाउंट्स की, जो है ना, मेरा तो सब्जेक्ट है ही, तो मुझे बहुत प्यार है इससे। तो अकाउंटेंसी को लेकर आपका क्या टेक है, कैसे आपकी प्रिपरेशन रही उसमें? अकाउंटेंसी सर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई थिंक सबसे पहले मैंने अपनी बुक उठाई थी एंड मैंने बुक से सारे टॉपिक्स को अच्छे से पहले कवर करा, कि समझा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन करना तो इज़ लाइक बस हवा में हाथ पैर मारना, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा
एंड क्या टेक्निक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तभी आप कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रिकमेंड कि आप अपनी बुक से पढ़ो। और बहुत बच्चों को सर प्रॉब्लम होती है कि बुक से नहीं समझ में आता है, तो आप यूट्यूब वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं आपके पास। देखिए कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हो अपने काम को लेकर के। तो मैंने सर सबसे पहले बुक से पढ़ा एंड देन उसके बाद एज आई कंप्लीटेड माई सिलेबस, मैंने सोचा कि जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो करो। एंड देन उसके बाद आई जंप टू क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। सर अकाउंटेंसी में मॉक टेस्ट मैटर अलॉट, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्वेश्चंस भी करते हैं, बट क्योंकि जब अगर हम मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, हमें एक टाइम लिमिट का आइडिया नहीं रहता। हम क्वेश्चन करा, हमने एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट 4 मिनट लिए, बट आंसर आ गया तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा तो आंसर सही है। बट अगर हम वही सेम क्वेश्चन को एग्जाम में 3 मिनट 4 मिनट में करेंगे तो हमारा बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो हमें एक टाइम का भी आइडिया लेना है, हमें एक कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से ब्रश अप कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एंड देन उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे अब तो बहुत सारे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस, और वैसे तो प्रैक्टिस सबके लिए, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और स्पेशली उस चीज़ के बारे में मैं पूछूंगा जो शायद सब बच्चों का डर होता है, जो एडिशनल टॉपिक्स आ जाते हैं अकाउंट्स में तो है, जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, एनपीओ है, सीबीएसई में नहीं है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो आपने प्रिपेयर किया होगा जी तो कैसे प्रिपेयर किया वो? सर, सबसे पहले मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सबसे पहले वही टॉपिक्स उठाए, स्पेशली अकाउंटेंसी में, जो कि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कवर नहीं करे थे, क्योंकि ये टॉपिक्स नए हैं। मान लीजिए आपको समझ नहीं आया, तो आपके पास अभी भी 1 डेढ़ महीना है, आप बार बार उनको पढ़ करके या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो। बट बहुत बच्चे उनको डिफ़र कर देते हैं लास्ट टाइम के लिए। अगर आपने उनको लास्ट टाइम के लिए डिफ़र करा तो वो एक एडिशनल प्रेशर बन जाता है आपके माइंड पे। तो आप पहले उनको ख़त्म कर लो, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो आपने 12th में कवर करी हैं, मैं डोमेन की बात करूँ तो अगर आपने पहले वो चीज़ें कर ली जो एडिशनल हैं आपके सिलेबस में, तो आपके माइंड से अपने आप एक लोड फ्री हो जाएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वही ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, तो आपने मॉक टेस्ट सीयूईटी का, सीयूईटी अड्डा 24/7 का लिया होगा, तो क्या आपने उसमें मतलब उसको कैसे यूज़ किया, कैसे आपके लिए वो हेल्पफुल था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माइंडसेट में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हो। यहाँ पे एक अराउंड 2 मिलियन स्टूडेंट्स से आप कॉम्पीट कर रहे हो। तो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, आप जब अलग एनवायरनमेंट में बैठ करके अपने लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे या फ़ोन पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ऐसे ही मुझे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे भी करना होगा। एंड सर सेकेंडली, मैंने जैसे आपको बताया था, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम फ्रेम के बारे में भी मुझे आइडिया लगा था, एंड कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं मॉक में। एंड जब आप मॉक करते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि हर मॉक के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है कि आपकी ये परसेंटाइल है, आपने इस मॉक को इतने टाइम में ख़त्म करा, आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड करा, आपका ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, आप कहाँ गलत गए, सोल्यूशन भी गिवन है आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप करती हैं सर बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब लास्ट फेज़ है हमारे इस इंटरव्यू का, तो आप मुझे बताइए कि सीयूईटी अड्डा 24/7 का क्या रोल था आपकी इस एसआरसीसी में सिलेक्शन की जर्नी में? सर आईड लाइक टू से एकेडमिकली तो बहुत बड़ा रोल था। लाइक एकेडमिकली उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, एंड स्पेशली वो निचोड़ सीरीज़ का तो मैं नाम बार बार लेना चाहूँगा सर, उसने तो बहुत ही हेल्प करा था, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस की वैरायटी हमने प्रैक्टिस करी थी वहाँ पे, वो मेरे को बहुत काम आई थी मेरे एक्चुअल एग्जामिनेशन में। एंड सर उसके साथ ही साथ एकेडमिकली तो हम बात कर ही रहे हैं, बट इतनी देर से सर मैंने एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लास्ट मोमेंट पे जो अड्डा अड्डा की टीम ने हमारे साथ काम करा, हमारी हेल्प करी, हमको मोटिवेट करा अपनी वीडियोस के थ्रू कि हम कर सकते हैं, हमको बिलीव कराया कि हम कर सकते हैं। दैट वाज सर इम्पेकेबल। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था एट द टाइम, मैं बहुत काम था। एंड जो लास्ट में हमारी टीम, आपकी टीम ने हमारी हेल्प करी थी हमको मोटिवेट करके, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो लास्ट में आप मुझे ये बताइए कि आपके जो करियर आगे आप सोच रहे हैं, उसका करियर एस्पिरेशंस आपकी क्या क्या हैं, कि आप एसआरसीसी से निकलने के बाद और क्या अपने करियर में देखते हैं कि मेरे को ये करना है, ये चीज़ें अचीव करनी है, गोल्स क्या हैं आपके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बिकम अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग एंड ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। एंड सर मेरे पास करियर ऑप्शंस के नाम पे अभी सर 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी सोच रहा हूँ, एंड मैंने अभी तो सर फर्स्ट ईयर है, तो वी आर ऑल जस्ट डिस्कवरिंग आर डिफरेंट करियर ऑप्शंस।
तो मैं कैट करके MBA भी करने की सोच रहा हूँ। एंड सर एज अ स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट की भी आगे जाने की सोच रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इस सेशन को रैप अप करने से पहले आप बताइए बच्चों को, जो आपके जूनियर्स हैं, कि आप उनको क्या टिप्स देंगे कि 2024 में या जब भी वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप गाइडेंस देंगे, क्या टिप्स देंगे कि वो भी SRCC जैसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकें? श्योर। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एकेडमिकली ब्रिलियंट तो होना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, क्योंकि अभी नया एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा पैटर्न लोगों को नहीं पता है अभी। तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, कुछ क्वेश्चंस आपके इधर उधर या आप कहीं से भी अटेम्प्ट करोगे तो गलत होंगे या आउट ऑफ द सिलेबस होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। एंड सेकेंडली, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। एंड आप भी SRCC जैसे ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। बस किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, हर चीज़ को इज़ जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। यू नीड टू इन्जॉय दिस प्रोसेस, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट स्टिल यू हैव टू इन्जॉय द प्रोसेस एंड लर्न थ्रू दिस, क्योंकि आपको इसके एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लाइफ बहुत बड़ी है, SRCC में आने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जस्ट टेक इट लाइटली, इन्जॉय द प्रोसेस, एंड आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है। तो ये हमारे साथ थे अप्रतिम तिवारी, जिन्होंने SRCC क्रैक किया, और बहुत लाखों लोगों का सपना है SRCC जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेज में जाने का, और ये सपना साकार होते हुए हमने देखा। अप्रतिम का सपना था, हमारा सपना था उनको इस तरह से सक्सेस होते हुए देखना। और CUET अड्डा 24/7 परिवार ने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो कि धीरे धीरे आपके सामने ज़रूर आते रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपके सामने हम लाने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मुझे जाना है, मुझे अपनी लाइफ को बड़ा करना है, तो वो भी इस स्टोरी से इंस्पायर होकर के अपने